नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। बस अब से 2 घंटे बाद भारत पाकिस्तान में एक और युद्ध शुरू होने वाला है। यह युद्ध जंग के मैदान में नहीं बल्कि खेल के मैदान में शुरू होना है। हिंदुस्तान हर मैदान में पाकिस्तान को शिकस्त देगा, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। लेकिन खेल के मैदान की इस जंग को लेकर इस वक्त एक बड़ी बहस चल रही है। लेकिन जहां तक बात जंग के मैदान की है तो हिंदुस्तान की बड़ी तैयारी चल रही है। मैसेज एकदम क्लियर कट है, पाकिस्तान की एक गलती इस बार उसका वजूद मिटा देगी। हिंदुस्तान की सेना पाकिस्तान पर अटैक की युद्धाभ्यास में जुट चुकी है। हथियारों को नई तकनीक से धारदार बनाया जा रहा है, नए जेट्स के ऑर्डर दिए जा रहे हैं, राफेल का चक्रव्यूह तैयार हो रहा है, तो आत्मनिर्भर भारत को भी मजबूती दी जा रही है। मतलब साफ है, हिंदुस्तान इस वक्त वॉर मोड में रेडी है और अगला युद्ध आर पार का होगा। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। आप सभी से युद्ध मैदान की रणनीति समझेंगे, लेकिन आपको बता दें अब से कुछ ही घंटे बाद खेल के मैदान में होने वाले युद्ध का क्या हिसाब किताब होने वाला है उसका भी मिजाज जानेंगे। मेजर जनरल एलएस चौधरी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ एनएनडी दुबे इस वक्त जुड़े हुए हैं, पूर्व डीआईजी बीएसएफ। हमारे साथ दीपक वोरा जी हैं, पूर्व राजनयिक। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे हमारे साथ, पूर्व डायरेक्टर। मेजर एलएस चौधरी हैं, मैं इसको दुरुस्त करना चाहूंगी। तो यहां पर हम लोग युद्ध के मैदान की बात शुरू करें उससे पहले जरा जो 2 घंटे बाद वाला युद्ध जो होने वाला है ना, उस पर इन लोगों की राय ले लेते हैं। भाई तमाम फौजी मौजूद हैं यहाँ पर, एक डिप्लोमेट भी हैं। डिप्लोमेट तो डिप्लोमेटिकली बातें करेंगे, लेकिन फौजी क्या कह रहे हैं? मैच देखेंगे आप? जब हमारे लिए बात आ जाती है ना, तो हमारे लिए देश इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो क्रिकेट मैच है या फैशन शो है, जिसको जो देखना है देखे। हमारा फोकस क्लियर रहता है। हमारा फोकस है कि हम वो चीज़ नहीं भूलते जो पाकिस्तान ने और उसके भेजे हुए आतंकवादियों ने हमारे देश में किया। हमारा खून उबाल खाता है क्योंकि हमारे देश में आके हमारे मासूम नागरिकों के साथ पाकिस्तानी आतंकवादी आके यहाँ पे कुछ भी गंदा खेल खेल के चले जाते हैं। और किसी को अगर मज़ा आ रहा है क्रिकेट या गुल्ली डंडा फुटबॉल खेलने में तो वो खेलता रहे, पर हमें मजबूर ना किया जाए कि हम भी आपकी हाँ में हाँ मिलाएं। ठीक है, तो मतलब आप तो नहीं देखने वाले हैं मैच। ऑडियंस से भी पूछेंगे, भाई आप लोग मैच देखने जा रहे हैं? नहीं। तो मिजाज तो कुछ ऐसा ही है। दुबे सर, देखिए, अगर मैच हो रहा है तो उसके सिर्फ हमारे देखने ना देखने से बहुत फर्क नहीं पड़ता। फाइनली मैच तो हो रहा है, आप अपने टीवी को स्विच ऑफ कर देंगे या ऑन कर देंगे, उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला। पर्सनली स्पीकिंग, इन द बैकग्राउंड ऑफ द रीसेंट ट्रेजेडी ऑफ पहलगांव, मेरी इस मैच में कोई बड़ी रुचि नहीं है। बट एक बार इसी फोरम पर डिस्कस हुआ था कि आगे चल के इस मुद्दे पर क्या राय रखी जाए। ये कोई पहलगांव एक पहली बार इंसिडेंट नहीं हुआ है और ये लास्ट टाइम भी नहीं हुआ है। ये मतलब हमें मान के चलें कि पाकिस्तान के साथ सारा मुआहदा हो गया, पाकिस्तान सुधर गया, पाकिस्तान की तरफ से भी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये तो बिल्कुल डे ड्रीम है, तो ये चीज़ तो होगी और उसकी तैयारी भी चल रही है। लेकिन एक सवाल मेरे दिमाग में आया था कि आईसीसी वर्ल्ड कप हो, अलग अलग पूल में दोनों टीमें हैं और एक स्टेज आ जाता है कि सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं। उस स्टेज पर क्या हम करेंगे? विल वी ऑप्ट आउट, वी गिव बाय टू पाकिस्तान एंड अगेन पाकिस्तान टू अलाउ पाकिस्तान टू प्ले द फाइनल, और बाय द वे वो ट्रॉफी लेके चला जाए। ये तो एशिया कप है। अभी ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में 2 फाइनलिस्ट कौन गए थे? दीपक चोपड़ा के साथ कौन था? नीरज चोपड़ा के साथ। हाँ, ये कुछ एक सवाल हैं कि क्या आप इंटरनेशनल ओलंपिक है, आईसीसी है, वर्ल्ड कप है, ऐसे फोरम पे अगर ये कॉम्पिटिटर्स या टीमें एक फाइनल लीग तक पहुंचती हैं तो व्हाट शुड बी देयर कॉल? ना खेल के ट्रॉफी उन पाकिस्तान को देना या कॉम्पीट करके पाकिस्तान को रगड़ के मैदान में वैसे ही हराना जैसे कि हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर में हराया है? ये दो में एक विकल्प है। ये आपके ऊपर मैं सवाल छोड़ता हूं कि इसमें क्या होना चाहिए। इसमें थोड़ा ओपिनियन बंटा हुआ है। ये कहते हुए मैं इस बात को भी सपोर्ट कर रहा हूं कि पर्सनली स्पीकिंग आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सच मैच, आई एम नॉट गोइंग टू सी इट। चलिए, तो आप भी मैच नहीं देखने वाले हैं। जरा डिप्लोमेट्स के पास चलते हैं। दीपक सर, कैच 22 सिचुएशन देखें कि नहीं देखें? मैं देखूंगा कि नहीं देखूंगा वो मुझे देखना है। थैंक यू वेरी मच। जब भी आपके साथ आपके चैनल पर होता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। इन बच्चों को मैं
अगर ये नहीं जानते, ये DIG दुबे जो यहाँ खड़े हैं, आप जानते हैं इनके बारे में? गाजी बाबा को इन्होंने 1990s में अकेले मारा था। कितनी गोलियां जिस्म में ली? 7 गोलियां अभी भी इनके जिस्म में। इतना आपको बता देना चाहता था। अगर ये क्रिकेट खिलाड़ी होते तो बैट लेके सर भी फोड़ देते उनका, लेकिन नहीं किया। और फिर हमारे मेजर साहब का कंधा टूटा हुआ है पूरा, बिकॉज ही वॉज चेसिंग टेररिस्ट। ये हैं भारत के जांबाज सिपाही। बेटा, हम लोग डिप्लोमेसी में, कूटनीति में, भारत की कूटनीति, हम तो चाणक्य की संतान है। हम लोग कंपार्टमेंटलाइज करते हैं कि यहाँ पे ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। पॉलिटिकली हमने बिल्कुल संबंध खत्म कर दिए हैं उनके साथ। कमर्शियली उन लोगों ने किया था कि हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। वो आपकी मर्जी, हमारा क्या जाता है। हम तो पिस्सू से इकोनॉमी हो, मैं तो दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हूँ। अब जो स्पोर्ट्स लिंक्स हैं, क्या ये होने चाहिए कि नहीं, इस पे बहुत बहस हुई है। बेटा, आप ही का तो प्रोग्राम, यू आर वन ऑफ आवर बेस्ट एंकर्स। आपने कितनी अच्छी तरह से इसको बताया है। मेरा मानना है कि अगर हम ये कंपार्टमेंट देखें, कहीं पे कोई कॉन्टैक्ट्स हो, क्योंकि जब हम विदेशों में जाते हैं, उस देश के लोगों से हम बात करते हैं, वो खुद आते हैं। यहाँ तक कि बेटा, मैं तो आई वॉज देयर रिसेंटली कहीं पर, और वो अपने आप को, वो लोग उस देश के आतंकिस्तान, नहीं क्या नाम है उसका, पाकिस्तान, सॉरी, पाकिस्तान के लोग कहते हैं, सॉरी, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं एज इंडियंस। इससे बड़ी बात मैं और क्या कह सकता हूं कि अपने आप कहते हैं हम हिंदुस्तानी को बोलेंगे, हम वहां से हैं, लोग बात नहीं करते। सो माई फीलिंग टू सम इट अप इज, जवाब ये है, यू आर गिविंग मी अ चॉइस बिटवीन हाँ या ना। जवाब है मे बी। तो डिप्लोमेटिक जवाब आपकी तरफ से आ गया पांडे सर। ये मैच किसका है आज? ऑपरेशन सिंदूर चल रहा भैया, मेरे पास समय नहीं है मैच की तरफ देखने का। आप लोग मेरे प्यारे हैं, आपने मुझे मनोबल दिया, मेरे को इतनी इज्जत दी है कि मैं अपना ध्यान कहीं और नहीं हटाऊं। तो मैं आपके इरादों पर पानी नहीं फेर सकता, और मैं अपनी देश सेवा में हमेशा बिल्कुल। तो यानी कि आपने बिल्कुल सही बात की, और इसी पर आते हैं हम, क्योंकि शुरुआत हमने जो 2 घंटे बाद युद्ध होने वाला है, हमें लगा कि उस पर बात करनी भी जरूरी है। फौजी हमारे सामने हैं, डिप्लोमेट हमारे सामने हैं, तो पूछ लेते हैं आपकी राय। लेकिन अब अपने मुद्दे पर आते हैं, क्योंकि आपने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है, प्रैक्टिस चल रही है क्या मुनीर पर हमले की। मेजर चौधरी, आप ही से शुरुआत करूंगी आज, क्योंकि आज आप हमारे शो में पहली बार आ रहे हैं। जिस तरह से अभी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो रहा है, जिस तरह से हमारी वॉर एक्सरसाइज लगातार हो रही हैं, प्रोक्योरमेंट हम एयरक्राफ्ट्स का हो या मॉडिफिकेशन हो, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो, मेक इन इंडिया हो, जिस एग्रेसिवनेस के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, आर वी प्रिपेयरिंग फॉर अ वॉर? ओके, आपका जो क्वेश्चन है दिस इज मोर अराउंड के आपको पब्लिकली क्या अवेलेबल है इंफॉर्मेशन। भारत जितना मैं जानता हूं, एंड सब मेरे सीनियर्स हैं यहाँ पे, दे अग्री, हम हमेशा युद्ध के लिए तैयार हैं, हमेशा तैयार हैं। और जहां तक अब ये नई बात आती है कि हम नया प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, ये सिर्फ हम एक मैसेजिंग कर रहे हैं कि बेटा अगर बाई चांस तू नहीं जानता, बाई चांस, यू नो, कुछ लोग अलग उसमें रहते हैं ना, कुछ देश भी अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहते हैं, तो उनको पता नहीं होता कि भारत कितना ताकतवर है और भारत कितना कैपेबल है। तो ये मैसेजिंग उनके लिए है कि हम मॉडर्नाइज भी उस तरीके से हो रहे हैं कि जहां तुम न कभी हमारे सामने लड़ने लायक थे, न आगे हो और न कभी होगे। इसलिए ये मॉडर्नाइजेशन का मैसेज पहुंचना जरूरी है। जहां तक आपने बोला कि युद्ध हो सकता है क्या, तो वो तो सरकार के हाथ में होता है। इंडिया में तो डेमोक्रेसी है, अनलाइक पाकिस्तान, है ना। तो हमारे यहाँ तो जब भारत सरकार बोलेगी तो वी आर फुल केपेबल। अभी हमें बोला कि जब जो अंदर आ रहा है हम उसको मार रहे हैं। आपने तो ऐसे बहुत मारे हैं। हमने सीखा ही वही है, दुश्मन को मारा। देखिए, आज जब ये बात हो रही है कि पहलगाम में जो हुआ हमारी बहनों के साथ, मेरी बहन के साथ, वहां पे उसकी मांग का सिंदूर उजड़ा है, मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तो अभी जैसे सर ने बताया कि मेरे एक ऑपरेशन में चोट लगी थी, एक हाथ टूटा, दूसरा अभी है, और मैं एक हाथ से हथियार चलाना जानता हूं। तो पाकिस्तान को ये याद रहना चाहिए
कि हमारा इंडिया का एक एक जवान, तीनों सर्विसेज का, सिक्योरिटी फोर्सेस का, वो सब हम पूरा मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं। एंड विद द ऑनगोइंग एडवांसमेंट हमारी वो जो पावर है वो और ज़्यादा, हमारा पंच इज बिकमिंग मोर स्ट्रोंगर, और ज़्यादा हम अच्छे से पंच कर सकते हैं, वेदर इट इज़ पाकिस्तान और इफ समबडी एल्स वांट्स टू लुक एट अस। तो हम उस चीज़ के लिए अच्छे से तैयार हैं। एंड जो करंट मॉडर्नाइजेशन हो रहा है ये हमें और बूस्टअप कर रहा है, सो वी आर इवन मोर प्रिपेयर्ड। तो अभी पहले जैसे AK-47 से मार रहे थे, अभी नए कुछ वेपन इक्विपमेंट्स आ रहे हैं, अभी यहाँ पे नहीं बोलना चाहिए, तो उससे हम और अच्छे से मारेंगे, और अच्छे से मारेंगे, और घर में घुसकर मारेंगे और चुन चुन कर मारेंगे। सर, अब जब इतनी मारने वाली बात हो रही है और आप खुद यहाँ मौजूद हैं, तो अब आप बता ही दीजिए कि आपने कितनों को मारा, कैसे कैसे मारा, और सबसे खतरनाक ऑपरेशन आपका कौन सा रहा? देखिए, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए तो कितनों को मारा ये किसी को नहीं पता होता, ये टीम एफर्ट होता है। हाँ। जब भी कोई, जैसे मैं अगर ऑपरेशन में गया तो मैं कभी अकेला नहीं जा रहा हूँ, वो मूवीज में होता है, हकीकत में हम अपनी टीम्स के साथ जाते हैं, और एक एक जवान, एक एक JCO, एक एक ऑफिसर जो उस ऑपरेशन में होता है, वो हर कोई अपनी पूरी मेहनत से, अपने जो ड्यूटी के लिए उसकी ईमानदारी है उसके साथ ऑपरेशन लड़ता है। तो ये कहना कि मैंने मारा या किसने मारा, वो टीम ने मारा, हमारी बटालियन ने मारा। और 3 साल तक 2010, 11 और 12 मैं जिस बटालियन का हिस्सा था, हमने पूरी इंडिया में सबसे ज्यादा टेररिस्ट मारे थे विद 0 कैजुअलिटी। तो जैसे अब आपने पूछा कि खतरा, या देखिए हर ऑपरेशन अलग होता है और हर ऑपरेशन में खतरा होता है। हम रात को जब जाते थे ऑपरेशन पे तो अपने मोबाइल्स को स्विच ऑफ करके घर वहाँ पे छोड़ के जाते थे कि हमें नहीं पता सुबह आके ऑन करना है कि नहीं। तो एक क्वेश्चन रहता था कि रीसेट भी करके जाएं कि नहीं। वेल, गॉट इट सर। सो हर ऑपरेशन में ऐसे होता है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, जिस ऑपरेशन में मुझे चोट लगी थी, तो उस ऑपरेशन में टेररिस्ट मुझसे कोई 15-1 मीटर दूर होंगे, तो हम उनका वेट कर रहे थे कि उनको एस्केप रूट नहीं मिले, जो मैंने एम्बुश लगा रखा था। और वहाँ पे वो बिल्कुल आईबॉल टू आईबॉल एक तरीके से हो जाता है कि जब आप इतने फोकस्ड होते हो तो आपको उसकी शक्ल दिख रही होती है, ऑल्दो अंधेरा होता है, सो यू स्टार्ट इमेजिनिंग, एंड उसकी शक्ल आपको दिख रही होती है कि वो कैसा है, उसके एक्शंस क्या है, एंड यू स्टार्ट सीइंग। तो वो कम लाइट में भी दिख रहा होता है। तो जब वो फायर कर रहा है आपकी तरफ तो उसकी फ्लैश आ रही होती है, यू आर सीइंग इट। और यहाँ पे जो हमारी ट्रेनिंग होती है, जो हमारा अपने देश, अपने संविधान पे जो विश्वास है और जो हमारा कमिटमेंट टू ड्यूटी है, वो हमें बताता है कि अभी कुछ नहीं सोचना, बस दुश्मन फायर कर रहा है उसके ऊपर फायर करना है एक्यूरेट। दुबे सर, तो हमारी तैयारी तो पूरी लग रही है। सर भी बता रहे हैं अब इस तरह के आप जैसे जांबाज सोल्जर्स मौजूद हैं तो पाकिस्तान को समझ तो जाना चाहिए, लेकिन वो समझ तो रहा नहीं। और आपने भी कहा है हमेशा बार बार इस बात को कि वो समझेगा भी नहीं। तो अब जो बार बार हम लोग इतना अग्रेसिव अप्रोच ले रहे हैं, ये वार्निंग है उसको कि भाई देख ले, सुधर जा, नहीं तो फिर देखते हैं हम। देखिए, अब ये सिचुएशन बड़ी अलग है। अलग इसलिए मैं कहूँगा कि जो हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं और जो मई 2025 के एक्सपीरियंसेस रहे हैं, इसमें बड़ा बदलाव आ गया है। जैसा कि मेजर साहब ने बताया, फौज या तो युद्ध लड़ रही होती है और जब युद्ध नहीं लड़ रही होती है तो उसकी तैयारी कर रही होती है। 2 ही फेज होता है। लड़ाई एक दिन होती है लेकिन उसकी प्रिपरेशन 364 डेज चलती है। अब बात आई कि आप ऐसे एक जियोपॉलिटिकल ज्योग्राफिकल एरिया में है, दुनिया के नक्शे पे भारत एक ऐसी जगह बैठा हुआ है जहां वह एक दिन भी ये सोच भी नहीं सकता कि उसके ऊपर युद्ध कब मंडराएगा, कब उसको रिएक्शन करना पड़ेगा। यानी 24/7 प्रिपेयर्डनेस हमारे देश की होनी चाहिए। और ऑपरेशन सिंदूर में भी आप देखिए, घटना 22 अप्रैल की है, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रिपरेशन हमारे कंट्री की बहुत पहले से थी, नहीं तो 13 दिन के अंदर इतना बड़ा एग्रेसिव पोस्चर कोई कंट्री लॉन्च नहीं कर सकता है। 13 दिन बहुत लंबा पीरियड नहीं होता है। इसका मतलब हमारी प्रिपरेशन थी, हम आने वाले खतरे को महसूस कर रहे थे, उसकी तैयारी कर रहे थे। अब इस युद्ध में एक सबसे बड़ी बात यह हुई कि युद्ध 2000 फीट 5000 फीट आसमान में लड़ा जा रहा था, कितने हजार मीटर आसमान में लड़ा जा रहा था, और दोनों देश की जो सेनाएं हैं कोई भी एक कदम आगे मूव नहीं किया है। लेकिन इतनी खतरनाक लड़ाई जो हुई है, टेक्नोलॉजी की लड़ाई हुई है, ये तो सबको पता है। आने वाला समय किस बात का है? इस युद्ध ने बॉर्डर को इररिलेवेंट कर दिया कि दोनों देश के बीच की जो सीमा रेखा है ना, वो आज के वॉरफेयर में वो भी इररिलेवेंट है। अब जो कुछ होगा, आप अपने कंट्री के अंदर रह के
आपने टेक्नोलॉजी से लड़ाई लड़ी है, अपनी अपनी डिफेंस सुपीरियरिटी को आपने शो किया है और उसके लिए आपने तैयारी की है। अब जब इतने इंडिकेशंस हो गए, अकेले 4000 प्लस ड्रोन राजस्थान के अंदर आए थे। मैं भी परसों एक सेमिनार में था और 250 किलोमीटर के तक आए थे, 200-150 किलोमीटर तक आए थे ड्रोन। अब आप बताइए आने वाले टाइम में जो चैलेंजेस हैं, हमारे डिफेंसेस, कैंटोनमेंट, मिलिट्री बेसेस, ये सब रजिस्टर्ड टारगेट हैं। जितनी सीमा चौकी 3200 किलोमीटर पर है भारत के, हर सीमा चौकी का ग्रिड रेफरेंस गूगल लोकेशन ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। पाकिस्तान को भी पता होगा। हमारी तैयारी हो रही है फ्यूचर में कि इस चीज को हम आने वाले वारफेयर में कैसे होल्ड करेंगे, कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, कैसे उसकी अल्टरनेटिव पोजीशंस होंगी और उसको हमारे हथियार, मॉडर्नाइजेशन, साइबर वारफेयर, इंफॉर्मेशन वारफेयर, ये सब बड़ी नई नई चीजें आ गई हैं जिसका कि आने वाले युद्ध में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने जा रहा है। पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव को काउंटर करने के लिए हमारे पास एक कंप्लीट सेटअप होना चाहिए जी, क्योंकि लड़ाई युद्ध भूमि में लड़ी जाती है लेकिन नेगोशिएशन टेबल पे हारी भी जाती है। इसका इतिहास रहा आपके पास। आपने वार जीत लिया लेकिन आपने बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट टेबल पर बैठ करके खो दिया। इसी तरह से इंफॉर्मेशन के हिसाब से देखिए, पाकिस्तान के हिसाब से तो हमारे सारे एयरबेस तबाह हो गए थे। उनका अगर इंफॉर्मेशन देखा जाए तो सारे तबाह हो गए थे। तो आप ये एक बहुत बड़ी लड़ाई है जो युद्ध भूमि के बाहर लड़ी जा रही है। तो अभी उन्हें याद आ गया, बाद में आते आते अपने आप को कूड़े का ट्रक बता तो दिया उन्होंने, वो बता दिया और उन्होंने टीवी पर दिखाया भी। तो हमारी प्रिपरेशन चल रही है और इस प्रिपरेशन को मैं इससे नहीं जोड़ रहा हूं कि कल ही युद्ध हो जाएगा, लेकिन इससे जरूर जोड़ रहा हूं कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान मिस एडवेंचर करने से पहले 1000 बार सोचेगा। बिल्कुल, और उसका एक दारोमदार बड़ा जो है वो एयरफोर्स निभा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से, तो इसीलिए मैं सर के पास आ रही थी, जो मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न वॉरफेयर की हम बात कर रहे हैं कि फुट सोल्जर्स तो तब आएंगे जब कैप्चर करना है। उससे पहले की पूरी लड़ाई जो है घर में बैठे बैठे सरहद पार किए बिना वायु शक्ति से लड़ी जाने वाली है। उसके लिए कैसी तैयारी हो रही है, अगर आप हमें समझा सकें तो। देखिए, आपसे दूर एक उदाहरण है, हमने सीमा रेखा पार नहीं किया, हमने उनके पाकिस्तानी वायु क्षेत्र में जाके कुछ नहीं किया, जो भी किया हमने अपने सीमा में रहते हुए किया, और ऐसा किया जो सबको पता है। लेकिन उनको दिखता नहीं, उनको सुनाई दिखता सब है, लेकिन वो जो जैसा इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की चर्चा की जा रही है कि वो चाहते हैं उनके अपने आवाम को भ्रम में रखें और वो फील्ड मार्शल बन जाएं और तंग में और बढ़ा लें और उसको सेलिब्रेट करें। ये अपने आप को भुलावा देना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी। एक आदमी कहता है ना कि कहा जाता है कि अपने आप को धोखा देना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी होती है। आदमी को अपने आप को सच को पता है कि मैं क्या हूँ, मुझे पता है मेरी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, मुझे कोई बताएगा नहीं बताएगा, लेकिन मुझे नहीं पता तो मैं सही ढंग से आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। अब जहाँ तक बात है प्रिपरेशन की, निश्चित रूप से आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि हम लोग 114 राफेल जहाज खरीदने जा रहे हैं। बिल्कुल, राफेल का चक्रव्यूह बनाने जा रहे हैं। और कुछ ही दिनों में मिग 21 जहाज भी जो है वो राइट ऑफ हो जाए, रिटायर हो जाएंगे। उसके बाद जगुआर का नंबर है। तो जो स्क्वाड्रन की कमी की बात आपने जरूर सुनी होगी मीडिया में, अखबारों में, और चर्चा भी होती है टीवी वगैरह पर, तो वो उसके अंदर देखिए बहुत तेजी से और फोकस होकर काम किया जा रहा है। मैं फोकस इसलिए वर्ड यूज कर रहा हूं कि वो तैयारों से भी हमारा लिंक है। जो हमने 9 ठिकानों को मारा विदाउट एनी कोलेटरल डैमेज और बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से, वो बताता है कि हमारी तैयारियां क्या हैं। हम श्योर नहीं, श्योर करते हैं। हम श्योर नहीं, आवाज नहीं करते, हम इंश्योर करते हैं कि हम जो करें उसमें हमें विजय हासिल हो। क्योंकि फौज में रीटेक्स नहीं होते। दुश्मन को आप मार दीजिए, नहीं दुश्मन आपको मार देगा। तो अगर आप परफेक्ट नहीं हैं, इसलिए जो हमारी युवा पीढ़ियों से ये कहा जाता है कि जो भी करो उसको दिल लगा के करो और 100% लेके करो। फौज में अगर आप हैं तो दुश्मन को मारना आपका उद्देश्य है, आपको जो ऑब्जेक्टिव दिए गए उसे हासिल करना है। हमारा ऑब्जेक्टिव था ऑपरेशन सिंदूर में कि जो भी आतंकवाद से संबंधित ठिकाने हैं उनको नेस्तनाबूद करना, और हमने किया। 22 मिनट का इतिहास वो पूरे आने वाले एयर वॉरफेयर के लिए रहेगा। अब जहां तक बात है हमारे स्क्वाड्रंस की बात, तो हमने अभी तेजस, Su-30 और राफेल का जो ऑर्डर दिया है, उसके बाद लगभग 2035 तक हमारे पास 35 से 36 स्क्वाड्रन हो जाएंगे, जो कि अभी 29 स्क्वाड्रन के आसपास है। तो हमारी जो हमने जो अपने शौर्य का, अपने पराक्रम का, अपनी कुव्वत का जो परिचय दिया था, उससे ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान डरा था, उससे मिर्ची बहुत सारे दूसरे देशों को भी लगी थी, और ये हमने देखा भी था कैसे लगी। उन्होंने फायर ब्रिगेड भी बुलाई थी। फायर ब्रिगेड भी बुलाई थी, हाँ, आग को बुझाने के लिए दिल में लगी। तो इसीलिए हमें थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी है। मैं आपसे, अगर आप इजाजत जी जी बिल्कुल, मैं आप ही के पास आ रही थी।
बच्चों से कुछ पूछना चाहता हूं। कुछ साल पहले भारत के प्रधानमंत्री ने गुजरात में कहा था, हमारा सिद्धांत है कि हम घर में घुस के मारेंगे। याद है आप लोगों को? बेटा मुझे समझ नहीं आया था ये क्या बोल रहे हैं। हमारा सिद्धांत तो दूसरा था, यहाँ तमाचा मारो तो मैं बोलूँगा टाइगर यहाँ पे भी मार दो। फिर मैंने एक बहुत ज्ञानी ध्यानी से महाकुंभ में पूछा था फरवरी में इस साल। उन्होंने मुझे बताया कि एम्बेसडर, आपको मालूम है ना, जब भगवान श्री हनुमान गए थे उस द्वीप में, वहाँ के महल को आग लगा के बाहर आए। हजारों साल पहले महाराज ने मुझे कहा, हमने घर में घुस के मारा था। और बेटा आज मैं आपको बता देता हूँ, मेरे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा का नाम आपने सुना होगा, चाणक्य। हम तो उसकी संतान है। आपने चक्रव्यूह का जिक्र किया, वो उन्हीं का है। उन्होंने कहा है कि अगर आपको शांति चाहिए तो अपनी शक्ति बढ़ाइए। शक्ति इज्जत करती है केवल शक्ति की। और इसमें बता देता हूं कि हमारी डिप्लोमेटिक, हमारी कूटनीति आज जो हमारा मंत्रालय है, द बेस्ट पूरी दुनिया में। हमारी मिलिट्री तीसरे नंबर पे कहा जाता है। पहले अमेरिका को गिनते हैं, उसको लड़ना वड़ना आता नहीं है, पैसे बहुत हैं। दूसरे नंबर पर रूस कहते हैं, दूसरे नंबर पर रूस की बात होती है, और तीसरे नंबर पर फिर वो भारत को कहते हैं। आर्थिक व्यवस्था नंबर 1 अमेरिका की है, कहते तो यही है। दूसरा चीन, वो झूठ बोलता है। और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, मैं तो इकोनॉमिस्ट हूँ, मेरा मानना है हम वहाँ पहुँच चुके हैं। तो यानी हम अलग अलग लेवल पे स्ट्राइक लगातार कर रहे हैं, और ये हमारी स्ट्राइक्स लगातार जारी हैं, और पाकिस्तान को भी पिंच हो रही हैं और दुनिया को भी पिंच हो रही हैं। लेकिन इस बीच मेजर चौधरी, आपसे फिर से, क्योंकि हमारे साथ लाइव ऑडियंस भी यहाँ मौजूद है और हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, ये बताइए कि पाकिस्तान अगर फुल फ्लेज वॉर में नहीं भी जाएगा तो अपने टेररिस्ट को भेजता रहेगा, उससे वो बाज नहीं आने वाला है। ये क्लियर कट सभी का ओपिनियन है। तो ऐसे में उनको किस तरह से हमारे जो शूरवीर हैं, किस तरह से उनको न्यूट्रलाइज करते हैं, किस तरह से उनसे फाइट बैक करते हैं? अगर आपका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस रहा हो, अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सकें। देखिए, जैसे आपने बोला, तो सबसे पहले एक पुरानी कहावत है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। तो पाकिस्तान वो प्रॉब्लम है जिसको आप कितना भी उसको पीटते रहो ना, वो बार बार छोटी मोटी हरकत, वो ना मतलब लो लेवल की जो चीजें होती है वो करता रहेगा। तो तभी तो मन करता है एक बार पूरा पीट दीजिए ना। ताकत भी है, हिम्मत भी है, फौज भी है, तो लगता है कि भाई अब छोटा 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 एक बार पूरा दबाइए कि बस अब नहीं निकलना बाहर। देखिए, वो जो काम होता है, मैंने फिर से वही बात आ जाती है कि भारत में डेमोक्रेसी है। तो हम ऐसे कोई भी डिसीजन जो लेना होता है वो सरकार का होता है। हम तो तैयार होते हैं, आर्म फोर्सेस हमेशा तैयार है। हमारी तैयारी एक्चुअली है ही उसके लिए। वो तो बीच में ये पाकिस्तान वो कीड़े मकोड़े आतंकवादी भेजता है, वो कोई लश्कर के नाम से, कोई TRF के नाम से, कोई हिजबुल के लड़कों को गुमराह करके, तो हमें उनको मारना पड़ता है। हम उसके लिए नहीं है। इट इज समथिंग लाइक एक छोटी सी मक्खी को मारने के लिए आप पूरी एक बिल्डिंग गिरा रहे हो उसके ऊपर। तो फौज का काम ये छोटे मोटे टेररिस्ट मारना नहीं है। हम उस चीज के लिए ही है कि अगर पाकिस्तान को पूरा खत्म करना है, अगर भारत सरकार चाहे तो हम वो चीज करें। सर, उनमें हिम्मत नहीं है ना फौज से लड़ने की हमारे, तब तो वो घुटने पे आ जाते हैं और बोलते हैं कि भाई चलो सीज फायर कर लो। तो आप सोचिए ना, तो इसीलिए वो कहते हैं कि टेररिस्ट आर्मी भेजते हैं वो अपनी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि शायद ये हमारी भारत की एक बहुत बड़ी गलती है। हम ना इमोशनल हो जाते हैं और हमारा दिल पसीज जाता है। जैसे सर बता रहे थे कि हम एग्रीमेंट में फेल हो जाते हैं, युद्ध तो जीत जाते हैं, कागजों पे फेल हो जाते हैं। अब नहीं। सर कह रहे हैं अब नहीं होगा ऐसा। तो यहां पे ना दो चीजें समझना जरूरी है। एक फैक्ट्री है जहां से ये आतंकवादी निकल के आ रहे हैं, और दूसरा है हमारे यहां पे आ रहे हैं। तो इंटरनली हम कर रहे हैं, हमारे जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, IBs हैं, वो पूरे सिक्योर्ड हैं, BSF और आर्मी करके वहां पे लगे हैं। उसको हम रोक रहे हैं। जो कोई इन्फिल्ट्रेट करता है, फिर राष्ट्र राइफल्स और बाकी हम लोग जाके उनको मार के आते हैं वहां पे। लेकिन ये तब तक चलता रहेगा जब तक वहां से मास प्रोडक्शन चल रहा है। ठीक है? तो पाकिस्तान में जो हालात है, पता नहीं क्यों उनके नागरिक भी नहीं समझते, पता नहीं पढ़ते लिखते नहीं है शायद वो लोग, या उनका मीडिया सीज्ड है। एक लड़का जो टेररिस्ट बनता है, उसका लाइफ स्पैन 6 महीने के आसपास का रहता है, बस इतना ही है। और जिस दिन वो हमारे एरिया में आ गया, LC क्रॉस करके आ गया हमारे यहां, तो वो 6 महीने की आप रिवर्स काउंटिंग शुरू कर दीजिए, वो मरेगा। कुछ 2-4 का होता है,
कि वो कहते ना जाको राखे साइयां मार सके ना कोई, तो वो थोड़े दिन बाद मरते हैं, पर मरते सारे हैं। मरते सारे हैं। आज बच जाएगा, थोड़े दिन बाद मरेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ऑपरेशंस में मैंने हिस्सा लिया और मैंने देखा इनका लाइफ स्पेन वही है। धीरे धीरे हमारे यहाँ के लोग समझ रहे हैं। आप अभी जितना भी आप न्यूज़ सुनोगे, आपको हिजबुल मुजाहिदीन का नाम नहीं सुनाई देगा। एक दो लड़का कोई होगा बाई चांस, वो आ गया, बाकी आपको सारे ये लश्कर वाले मिलेंगे, एलईटी जिसको बोलते हैं, अभी टीआरएफ नाम कर दिया उन्होंने, तो वो आपको मिलेंगे। क्योंकि इसमें क्या है, लोकल लड़के आ ही नहीं रहे। अभी जो हमारी गवर्नमेंट ने पिछले कुछ सालों में एक्शंस लिए हैं, उसकी वजह से ये लोकल लड़के जानते हैं कि मैं अगर कहीं काम करूंगा तो ज़्यादा अच्छे से रहूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा तो मुझे नौकरी मिलेगी, मैं भारत में कहीं भी जाके काम कर सकता हूं। तो ये माइंडसेट चेंज हो रहा है। पर पाकिस्तान उनके यहाँ नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके यहाँ उनकी गवर्नमेंट कुछ ऐसा दे ही नहीं सकती कि वहां आदमी इंडिपेंडेंटली कुछ कमा पाए। भारत में वो एवेन्यूज हैं, तो लोकल का तो ट्रीटमेंट हो गया। अब बाकी का आप कर देते हैं। बाकी का अब सरकार ने कुछ एक्शंस लिए बड़े अच्छे। अभी सर ने बताया रफेल आ रहा है, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, तो वो किस लिए हैं? हमें बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। हम अपने ही एयर स्पेस से, सर बेटर जानते हैं, हम अपने एयर स्पेस से वहां ठोक सकते हैं। हमने ऑप सिंदूर में भी बॉर्डर क्रॉस नहीं किया। हम पाकिस्तान को ये बता रहे थे कि यू गुड फॉर नथिंग स्ट्रिप ऑफ लैंड, हम तुम्हें यहां से बैठ के मार सकते हैं। सर, आपके टेन्योर में कोई ऐसा ऑपरेशन जो ऐसा लगा हो कि हाँ भाई मौत छू के चली गई और बहुत ही टफ रहा और उसको अचीव करने के बाद आपको लगा कि यस? ओके, अब आपने पूछा है तो फिर थोड़ी सी इसमें स्टोरी आ जाती है। प्लीज सुनाइए, हम बिल्कुल तैयार हैं। एक ऑपरेशन था जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, बीएसएफ, लाइन ऑफ कंट्रोल की इन्फेंट्री बटालियन और हमारी राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन, हम सब ने मिलकर एक ऑपरेशन किया था। और ये बहुत ही अच्छा कोऑर्डिनेशन, जो कई बार लोग बोलते हैं ना कि डिफरेंट एजेंसीज में हमारा कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है, तो थोड़े से एफर्ट मारने पड़ते हैं। आप एफर्ट्स लगाइए थोड़े से, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। और सिर्फ ऑफिसर लेवल पे नहीं, सिर्फ सीनियर लेवल पे नहीं, जवानों के लेवल पे भी बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। इस ऑपरेशन में लश्कर के टेररिस्ट और हिजबुल के टेररिस्ट ये मिलके, इनके नंबर्स बहुत जल्दी डिप्लीट हो रहे हैं। आप लोग देखोगे अगर जो मीडिया में न्यूज़ है, तो बहुत जल्दी जल्दी मारे जा रहे हैं, नंबर्स कम हो रहे हैं। तो ये इकट्ठा हो रहे, फिर से ना अपने आप की ताकत को रिस्टोर करो। तो ऐसे करके इन्होंने एक ऑपरेशन किया। लश्कर के टेररिस्ट लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके आए और वहां पे हिजबुल वालों के साथ मिल गए। और यहां से जम्मू कश्मीर पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने इनकी पूरी ट्रैकिंग शुरू कर दी। उनको पता था ये किधर जा रहे हैं। वहां पे हमारी बटालियन का एरिया था, तो हमारे साथ डिस्कशंस में इन्वॉल्व हुए और उनकी डेली ट्रैकिंग हम कर रहे हैं। आप सोचिए, ऐसी जगह पे जहां पे कोई मोबाइल नेटवर्क नहीं है, जहां पे कोई रेडियो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, वो लोग जो आ रहे हैं उनको रास्ता नहीं पता, और उनको रास्ता दिखाने के लिए लोकल लड़के गए हुए हैं हिजबुल वाले, और वो उनको लेके आ रहे हैं। यानी कि वो जानते थे कि फौज कहां पे बैठी है, वो जानते थे पुलिस कहां है, उनको पता था कौन सा नाला, कौन सा पहाड़, कौन सा पत्थर किधर है। और ये इनमें से जो 2 हिजबुल वाले थे वो थे जो जानते थे 10 साल पहले अपने उन्होंने गड्ढे कहाँ छुपाए हुए हैं, हाइट्स कहाँ बनाए हैं, कैशेस कहाँ बनाए हैं, हथियार कहाँ, एमुनिशन कहाँ है, जो हमें नहीं पता, वो लोग जानते हैं। और ऐसा करते हुए आ रहे हैं। और ऐसे में मैं नाम नहीं बता सकता, एक जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान, वो उनको पीछे शैडो करता हुआ अकेला 1 महीने तक उनको शैडो करता हुआ आता था और हमें इंफॉर्मेशन देता था। मैं टाउन कमांडर था वहां। और वो एक लड़का उनको पीछा करता हुआ लेके आया, उसने देखा और डेली हमें इंफॉर्मेशन मिली, फिर हमें खबर मिली कि वो कहां पे हैं। तो आप सोचिए कि एक ऑपरेशन वो होता थोड़ी देर का, आधे घंटे 1 घंटे हमने गोली चलाई, लेकिन उसकी प्रिपरेशन महीनों तक चल रही होती है। डिफरेंट एजेंसीज उस पर लगे होते हैं और हम आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं। जब ये टेररिस्ट आके वहां बैठे तो 4 थे ये, हमें इंफॉर्मेशन मिली, और एक बहुत बड़ा जंगल था ये जिसमें पूरा रॉकी पैचेस थे। वहां के बैठे, हम गए तो हमारे साथ एक स्पेशल फोर्सेस की टीम, उनके साथ भी काफ़ी एक्सटेंसिवली काम किया, एक जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम और हमारी बटालियन की टीम, 3 टीम्स ने जाके उस एरिया को पूरा स्कैन करते हुए वहाँ हम पहुँचे। उनको पूरा जैसे बोलते हैं कि स्टॉप्स लगाते हैं, हम स्टॉप्स लगाते हैं, कॉर्डन ऑफ करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया को, अनडिटेक्टेड वहाँ तक पहुँचे। और हमने डिसाइड किया था कि जब फर्स्ट लाइट होगा सुबह करीब 5 बजे के आसपास, जब हल्की सी रोशनी आनी शुरू होगी, तब हम पहला कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करेंगे। तो
एक्चुअली ये बड़ा मज़ा आता है। पाकिस्तानी सोचते होंगे वो बहादुरी दिखा रहे हैं, हम एक्चुअली वीडियो गेम की तरह इसको सोचते हैं कि वो वहाँ बैठा होगा, हमें कब मारना है, कैसे मारना है, कौन से हथियार से मारना है। मतलब ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, वक्त भी हमारा होगा, जगह भी हमारी होगी। हाँ, ये डायलॉग नहीं है खाली। हाँ, हम सत्य के साथ हैं। मैं जिस दिन नेशनल डिफेंस एकेडमी गया तब से लेके आज तक मैंने यही सुना कि इंडियन आर्म फोर्सेस, भारत, हम एक मॉरल आर्मी है। हम अपने मॉरल्स को करेक्ट रखते हैं। तो निर्दोष को कुछ हो ही ना, और जो ये दोषी है कोई कीड़ा बच के जाए ना। तो थॉट प्रोसेस क्लियर रखते हैं। हम वहाँ पहुँचे और वहाँ पे हमारी टीम्स ने जाके कॉर्डन लगाया और तब हमने देखा कि एक बड़ा सा बोल्डर था पत्थर का, उसके ऊपर एक आतंकवादी बैठा हुआ था। तो हम उससे और क्लोज इन हुए, उसको सेंट्री ये लोग बिठाते हैं, क्लोज इन हुए, देखा, उसका पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन हमने करा और उसके बाद 2 ऑफिसर्स में बहस हुई कि पहले कौन उसको हेडशॉट लेगा। अच्छा। और उसमें टेवोर वाला जीता, उसने हेडशॉट लिया और उसके बाद फिर उन आतंकवादियों के साथ हमने ऑपरेशन किया जिसमें वो एक पत्थरों के बीच का गैप था जिसमें वो छुपे हुए थे, जहां पे आप डायरेक्ट हिट नहीं ले सकते। तो वहां पे वो बहादुरी काम आती है कि कौन वहां जाएगा और जाके ग्रेनेड लॉब करेगा। तो ये सारी चीजें आती हैं। तो जहां एक तरफ एडवांसमेंट्स की बात होती है, हम ड्रोन्स भी यूज कर रहे थे जिनसे हमें, तो कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पे आपको फिजिकली जाने की जरूरत होती है। तो एडवांसमेंट्स और उन एडवांसमेंट को कॉम्प्लीमेंट करने वाले हमारे भारत के बहादुर जवान, ये मिलके एक बनती है कॉम्बिनेशन, और उससे पाकिस्तान डरता है। चाहे वो बोलता नहीं होगा, वो डरता है, क्योंकि जब आतंकवादी हमारे सामने आता है उसके पैर कांपते हैं, उसके पसीने छूटते हैं और वो हमारे पैर भी छूता है। मतलब आतंकियों को ठीक ठाक डरा के आप लोग रखते हैं। ये कंधा उसी ऑपरेशन में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, उसी में आपका नहीं, वो उससे पहले हो गया था। अच्छा। पर मैंने डॉक्टर की बात अनसुनी करके 2.5 साल और रहा मैं राष्ट्रीय राइफल्स में। अच्छा। वंडरफुल। तो ये चोट, ये कैसे लगी इंजरी आपको? ये एक्चुअली 5 लश्कर के आतंकवादी थे हमारे एरिया में और वो मेरी कंपनी के इलाके में घुस रहे थे। मैं अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली उस दिन सेक्टर कमांडर के पास था। मैं जब लौट के आया तो मुझे पता चला ऐसे आतंकवादी आ रहे हैं, तो फटाफट से मूव करे। टाइम बहुत कम था, रिएक्शन टाइम, और उस टाइम पे खेतों में मक्की के पेड़ थे। सितंबर अक्टूबर की बात है, तो सर्दियां भी हल्की शुरू हो गई थी और मक्की के खेत थे, वो काफ़ी मक्की बड़ी हो जाती है 6, 7, 8 फुट। तो बीच में से जाना बड़ा मुश्किल हो रहा था और हम थोड़ा लेट हो गए थे, तो आतंकवादी पहले आ चुके थे अंदर। हमने उसका स्टोन का जो बना होता है खेतों के बीच का पार्टीशन, उससे दौड़ते हुए जा रहे थे। आतंकवादी हमसे पहले था, उसने हमें देखा और उसने हमारे ऊपर फायर करा। जब फायर करा तो बुलेट प्रूफ पे गोलियां लगी, मेरे भी और बाकी के भी। नीचे गिरे, पूरा बैटल लोड था, हाथ उखड़ा टूटा। जवानों ने चढ़ाया, लगा के ऐसे ही डिसलोकेशन हुआ है। फिर हमने दुश्मन पे कार्रवाई शुरू करी। उस ऑपरेशन में हमने मतलब चोट लगने के बाद रिटायर्ड हट का ऑप्शन नहीं था? क्रिकेट थोड़ी खेल रहे थे। गुड। देखिए, वो प्लेयर्स, क्रिकेट मैचेस, वो अलग दुनिया होती है जहां पे आज अगर आप अच्छा नहीं खेल पाए तो आप कल खेल लेंगे। मैं जो गेम खेलता था उस गेम में अगर आज मैं नहीं खेल पाया तो किसी के घर पे रोटी कमाने वाला कभी लौट के नहीं आएगा। तो इसलिए हमारे लिए रीटेक का ऑप्शन नहीं था, सब कुछ लाइव था। और वहां पे मेरे सामने 2 चीजें थी, मेरी पर्सनल सेफ्टी या फिर मेरी ड्यूटी। जिस भरोसे पे 140 करोड़ भारतवासियों ने मुझे एक अफसर बना के वहां पे बिठाया है, तो मैं अपनी ड्यूटी से मुंह कैसे मोड़ सकता हूं। तो फिर इस टूटे हुए कंधे के साथ आपने आगे ऑपरेशन को अंजाम दिया? हाँ, वो एक्चुअली रियलाइज ही नहीं हुआ। जब कई बार लोग पूछते हैं कि सर डर लग रहा था, क्या हो रहा था, एक्चुअली उस टाइम पे कुछ नहीं आता। मेरे को अपना काम दिख रहा होता है और मुझे ये दिख रहा होता है कि मैं पीछे नहीं हट सकता। मेरे पीछे कितने लोगों का भरोसा और विश्वास है। उस दिन उस ऑपरेशन में हमने 3 लश्कर के आतंकवादी मारे। एक को एक दिन बाद मारा और एक बाद में जिंदा पकड़ा गया था, जिसके गन शॉट वुंड्स थे। तो ये बड़ा अच्छा है, मीडिया में भी है, इसकी न्यूज़ लोग देख सकते हैं। ट्रू सर, ट्रूली इंस्पायरिंग। एनडी दुबे सर, इस बीच में एक और खबर है, ठीक है, मतलब आप लोग बताइएगा, हम तो जो डेटा निकाल के लाते हैं उससे ये कह रहा है कि जब जब मॉनसून सीजन खत्म होता है ना,
तब हम पाकिस्तान को सबक सिखाते हैं उसकी हरकत। पुराना पैटर्न ऐसे कह रहा है। अब हम कोरिलेट कर रहे हैं, हमारा काम है, पत्रकार हैं, कि इधर से वॉर एक्सरसाइज हो रही है, इधर से हम हथियार खरीद रहे हैं, उधर से मानसून सीजन खत्म हो रहा है। तो युद्ध की डेट कुछ फिक्स एक्चुअली ये मैं डायरी में देख लेता हूँ। ये भारत जिस भौगोलिक क्षेत्र में है वहाँ पर ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ये बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती है कि वार टाइम को हम कैसे चूज करते हैं कन्वेंशनल वार में, और 71 वार इसका एग्जाम्पल है। 71 वार में मार्च 71 में इस बात का इंडिकेशन हो गया था कि ईस्ट पाकिस्तान को हेड ऑन लेना है, तो उसमें सैम बहादुर, our legendary military officer of our राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हिम। he very upfront he shared his opinion with the leadership that अगर हम अभी प्रिपरेशन शुरू करेंगे तो बहुत जल्दी मानसून शुरू हो जाएगा बंगाल में, और ये मानसून एक्सटेंडेड सितंबर अक्टूबर तक चलता है, तो दैट विल नॉट बी द अप्रोप्रिएट टाइम टू अटैक ईस्ट पाकिस्तान। और फाइनली लीडरशिप ने एक्सेप्ट किया कि एज ए मिलिट्री लीडर व्हाट एवर डिसीजन यू आर गोइंग टू टेक फॉर वार, लीडरशिप इज विद यू। और इसीलिए देखा होगा वो वजह जो है जस्ट आउटब्रेक ऑफ विंटर्स वार शुरू हुआ था। पहली बात तो ये है। दूसरा, इससे मैं कोरिलेट और कर दूं कश्मीर के टेररिज्म में। कश्मीर के टेररिज्म की हिस्ट्री रही है पिछले 35 साल में कि उसका पीक पीरियड होता है जुलाई से सितंबर। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इज द पीक पीरियड ऑफ द टेररिस्ट इंसिडेंट इन कश्मीर, क्योंकि बर्फ पिघल चुकी होती है, रूट्स क्लियर होते हैं, और टेररिस्ट को इसी पीरियड में परफॉर्म करना होता है, क्योंकि बाद में बर्फ पड़ जाती है तो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं। और रही बात प्रिपरेशन की, फिर मैं उसी पर वापस आ रहा हूं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इसका मतलब जो नेशनल पॉलिसी है, भारत ने एक जो न्यू नॉर्मल सेट किया है, एक रेड लाइन सेट की है, मतलब यह है कि अगर ऊपर वाला न करे, आज के तारीख में कोई चीज हो जाए, तो इंडिया शुड नॉट टेक फ्रिक्शन ऑफ सेकंड टू रिटेलिएट पाकिस्तान in the same manner as it was retaliated from 7th May to 9th May। ये आपको क्लियर, यानी कुल मिला के बस अब इंतजार इस चीज का करना है, क्योंकि हम युद्ध के देश नहीं हैं। हम कहते हैं कि युग भी जो है वो बुद्ध का है, शांति का है। तो आप गलती तो कीजिए, हमारी ऐसी तैयारी है कि इस बार जो होगा वो आर पार होगा। हमारे साथ कुछ ऑडियंस के भी सवाल हैं, वो भी ले लेते हैं। जी, आप लोगों के सवाल तैयार हैं या मैं अपनों पे ही कायम रहूं? जी जी जी। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जब ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ तो मुझे हालांकि दुख भी था कि इतने लोग मारे गए पहलगाम हमले में, बट खुशी इस बात की मुझे ज़्यादा हो रही थी कि अब युद्ध हो गया है तो हो सकता है पीओके हम ले लें। पर मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ कि जब पीओके लेने से पहले युद्ध विराम हो गया। तो उस पर आप क्या कहेंगे? पूरा पाकिस्तान क्यों ना ले ले? हाँ, ये भी हो सकता है, बट कहीं से इनिशिएट करते हैं। ये दिल मांगे में हो रहा है। कौन जवाब दे रहा है? बता दीजिए भाई, पीओके क्यों नहीं लिया? सर आई थिंक एयर चीफ ने बोला था, आप बता दीजिए। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोई भी ऑपरेशन, जैसा जिक्र हम लोग तीनों ने अंश रूप में किया कि कोई भी ऑपरेशन होता है, चाहे वायुसेना से संबंधित हो या इंडियन नेवी से हो या थल सेना का हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस का हो या डिप्लोमेटिक मिशन हो, कोई मिशन होता है उसका एक ऑब्जेक्टिव होता है। और शुरू से हमारा ऑब्जेक्टिव रहा है कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं। हमने कहा कि आतंकवाद और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकता, हम बातचीत और डायलॉग और आतंकवाद साथ नहीं चल सकता। तो शुरू से हमारी ये नीति रही है कि वसुधैव कुटुंबकम मानते हैं, लेकिन हम आतंकवाद को किसी रूप में भी पोषित नहीं कर सकते। और हमारा इस मिशन का, ऑपरेशन सिंदूर का, केवल एक ही बिंदु मिशन था कि आतंकवाद को जो ठिकाने उनको नेस्तनाबूद करना, और हमने उनको 22 मिनट में ऑब्जेक्टिव हासिल कर लिया। ये एक विश्व रिकॉर्ड है कि हमने मिलिट्री का ऑब्जेक्टिव 22 मिनट में हासिल किया। अब इसके बाद जो है, देखिए, कोई भी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव डिसाइड होता है तो उसके पीछे काफी मंत्रणा होती है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, कैसे, कब, कहां। आपने देखा भी, न्यूज में आ रहा था कि प्रधानमंत्री जो है लगातार मिल रहे हैं, सीडीएस से मिल रहे हैं, वायुसेना अध्यक्ष से मिल रहे हैं, थल सेना अध्यक्ष से मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। उसके पीछे क्या था कि कोई गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, फौज में, युद्ध के मैदान में रीटेक्स नहीं होते, एक शॉट में आपको जो करना है। तो हमारा जब भी वार जाए वो अचूक हो और सही हो, ताकि हम अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल कर सकें। तो हमारा ऑब्जेक्टिव बड़ा क्लियर था, आतंकवाद के ठिकानों को नेस्तनाबूद करना, हमने वो किया। अब जंग शुरू करना आसान होता है, खत्म करना नहीं, क्योंकि देखिए रूस यूक्रेन कर ही नहीं पा रहे। दूसरे बिंदु पे आ रहा हूं कि जब पाकिस्तान ने कहा कि नहीं,
जब आतंकवादियों के वो जो जनाजे में गए और वहाँ पर ब्रिगेडियर और मेजर जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो उन्होंने वहाँ पर पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, तो उनके मंशा हमें साफ लग गई और फिर उन्होंने हमारे पर अटैक करना शुरू किया, जिसका प्रति उत्तर हमें देना था, क्योंकि फौजें जो है तैयार रहती हमेशा 365 डेज 224/7। आप कभी भी दुस्साहस कर लिए या कोई करने का प्रयास करता है, उसको तुरंत उसका जवाब दिया जाता है। युद्ध हो चाहे शांति का समय हो, भारतीय वायुसेनाएं जो हैं वो अपना इंडियन एयर स्पेस की सुरक्षा में हमेशा लगी रहती हैं। जो IACCS का नाम आपने सुना होगा, इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, वो आज भी इस समय भी राउंड द क्लॉक चल रहा है। और अब तो हम सर सुदर्शन चक्र जो है वो बनाने की तैयारी में हैं कि जिस तरह से आयरन डोम है उसी तरह से उसी की तर्ज पर गोल्डन डोम, इस तरह की तर्ज पर हमारे पास भी अब ऐसा अभेद सुरक्षा चक्र। उसके पीछे देखिए मैं एक और चीज में जोड़ दूं, सुदर्शन चक्र की बात जो हो रही है ये बहुत वृहद स्तर पर है। अभी आक्रमण जो है हमें स्पेस से भी हो सकता है। ओके, तो हमें अब जमीनी, वायु, जल, मतलब किसी भी दशा में अगर हमारे पास अटैक आता है, थ्रेट आता है, तो हमें उसका सामना करना है और उसका समाप्त करना है। ड्रोन का अटैक आप सोचिए कि ड्रोन का साइज बड़ा छोटा होता है, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है विज्ञान के लिए कि ऐसे रडार, ऐसे सेंसर्स बनाना जो कि ड्रोन को पकड़ सके, साथ में काउंटर ड्रोन सिस्टम्स, यानी कि उनको पहले डिटेक्ट करिए, फिर उनको पहचानिए कि वो हमारे तो नहीं कहीं, और उसके बाद उनको मारिए। तो ये सब एक बहुत सीमित समय में होता है। तो ये सब आपको चुनौती है वैज्ञानिक रूप से। आपके पास ये जो बैटल फील्ड में आपको जाना है, आपके साथ कंटेस्टेड एनवायरनमेंट है, कंसाइज होना चाहिए, कैसे होगा वो आपको प्लान करना पड़ता है। तैयारियां पूरी चल रही है, यानी कि अब अगला युद्ध अगर हमें लड़ना है तो मॉडर्न वॉरफेयर से ऐसे लड़ना है कि हमारी कैजुअलिटीज कम से कम हो और दुश्मन जो है वो ज्यादा से ज्यादा डैमेज पाए। इसके लिए सुदर्शन चक्र भी जरूरी है और एडवांसमेंट भी जरूरी है। अगला सवाल आपका। जी, सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा जय हिंद। जय हिंद बेटा। मेरा सवाल आप लोगों से ये है कि जैसे आप लोगों ने बोला कि जब पहलगाम का अटैक हुआ था तो हम लोगों को पहले से इसकी थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन थी, तो अब हम लोग उसके हिसाब से प्रिपेयर्ड हमेशा रहेंगे ना कि आगे से ऐसा कभी कुछ ना हो? नहीं होगा, ये वादा है हमारा। जो सर ने बोला मैं उसमें जोड़ दूं, मैं सर ने जो बोला एक चीज जोड़ दूं कि ध्यान रहे कि ये एक टीम है। देखिए, सेनाएं लगी हुई हैं, गुप्त एजेंसियां लगी हुई हैं, साथ में जो आप लोग हैं, आपकी सुरक्षा है, आपका भी सहयोग चाहिए होगा, तभी मिलकर हम इस युद्ध को लड़ पाएंगे। सवाल सर, मेरा सवाल ये है कि अभी भी हम सुन रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, चल रहा है, तो हमने इसको रोका ही क्यों था? अगर इसको अभी चलाना ही था, हम क्या इतने कमजोर थे कि उस टाइम पे हम अपना पूरा सक्सेसफुल नहीं हो सकते थे तो रोक दिया? हमने रोका नहीं, सस्पेंड किया था। हाँ, किस लिए हम किया था? कमजोर नहीं थे बेटा, अभी उसी का उत्तर। आपको इनको सबको देख के लगता है कि कमजोर थे? नहीं है, पर फिर भी एक चीज है, आपका प्रश्न पिछले प्रश्नकर्ता से मिल रहा है और उसका उत्तर भी आया है। इसका उत्तर ये है कि आप ये नहीं देखते कि पाकिस्तान ने जो पिछले 35 सालों में भारत की जमीन पे जो टेररिज्म किया, उस टेररिज्म का जो रिस्पांस था भारत का, ये रिस्पांस कब से शुरू हुआ? ये रिस्पांस 2016 से शुरू हुआ। 2016 उड़ी के बाद, पठानकोट के बाद भी एक बार बातचीत की कोशिश हुई, पठानकोट एयरबेस अटैक के बाद 2 जनवरी 2016 को एक ऐसा भी मौका आया कि हमारे नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान के साथ एक कर्टसी काल के तौर पर अनशेड्यूल्ड विजिट में इस्लामाबाद गए थे, आपको पता होगा, जिसकी बड़ी चर्चा भी हुई थी। लेकिन जब उड़ी हुआ, उड़ी के बाद यह नेतृत्व समझ गया कि अब 1-1.5 साल का टाइम हमने भी इन्वेस्ट कर दिया, इसका कहीं कोई फायदा नहीं है। उसके खिलाफ आपको मालूम है भारत की पैदल सेना ने किस तरह से रात के कालम ने पीओके में घुस करके जाके मारा। फॉलोड बाई फरवरी 2019 सीआरपी के जो 42 बहादुर जवानों की शहादत हुई। उसके बाद क्या किया भारत ने? बालाकोट किया। बालाकोट का आपको पता है पूरा कैसे बालाकोट का ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन सिंदूर कैसे हुआ? ऑपरेशन सिंदूर पूरे हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ कि दुनिया के 2 टॉप न्यूक्लियर पावर लड़ रहे थे, बिना जमीन से एक भी सोल्जर मूव किए, और पाकिस्तान का स्कर्डू से लेकर के और बोलारी तक नक्शा बना दिया एयरफोर्स ने। उन 9 एयर बेसेस पर 23 ठिकानों पर मारा, मैप बन गया। नूर खान एयरबेस का तो अभी कचरा साफ भी नहीं हो पाया है, सर को ज्यादा उसकी डिटेल पता है। मतलब आप न्यूक्लियर आर्मामेंट के दरवाजे पर खड़े थे, आपने सारा कार्रवाई कर लिया, आपका ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया। आपने जो बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर था, मरकज़े सुभान अल्लाह, उसकी छत की फोटो वीडियो पे सर्च करना,
टॉप डोम को फाड़ करके, उसके बाद फ्लोर को फाड़ करके, अंडरग्राउंड जाकर के आपके मिसाइल ने मारा है नीचे, जिसमें 14 मारे गए थे। यानी जो हमने कहा था कि पाताल तक जाएंगे, मतलब मिट्टी में मिलाएंगे और मतलब हर जगह जाके मारेंगे। और 4 बेसेस, 4 तो डीप इनसाइड पाकिस्तान हुआ है, सियालकोट, फिर आपका ये जैश ए मोहम्मद का जो ये हुआ, लश्कर ए तोयबा के हेडक्वार्टर मुरीद के, ये सारी चीजें पहली बार हुई हैं। ठीक है सर, एक छोटा सा सवाल लास्ट रह गया है क्योंकि वक्त की कमी है। सबसे पहले आप सभी को मेरा जय हिंद। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि सर जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी इंडियन आर्मी कितनी पराक्रमी है और कितनी बहादुर है, तो सर जब आप लोग वहाँ पर लड़ रहे होते हैं तो सर हमारे इंडिया में पॉलिटिशियंस या कहीं से भी क्वेश्चंस उठकर आते हैं कि इंडिया पिट गया या इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया, तो सर एज सोल्जर आप लोगों को उस टाइम पर कैसा फील होता है ये सब? मेजर चौधरी विल रिप्लाई। जो ये कहते हैं दिल को बहलाने के लिए गालिब, ये ख्याल अच्छा है। देखिए, सबसे पहले तो हम पिट के कभी नहीं आए हैं, हमेशा पिटा पाकिस्तान है। और दूसरा, भारतीय सेना जो है वो किसी नेता के लिए काम नहीं करती, सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए काम करती है। थैंक यू सर, आप सभी लोग हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपने अपने खुद के पर्सनल अकाउंट्स भी हमारे साथ साझा किया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और शानदार ऑडियंस के लिए भी जोरदार तालियां। फिलहाल आज के इस शो में इतना ही।